आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है आज हमारा डे जो है हम लोग करने वाले हैं। हमने लास्ट टाइम शुरू किया था, हमने मर्म के बारे में कुछ जाना था। कौन कौन से टाइप के मर्म होते हैं हमने जानने की प्रयास किया। और उसके बाद उससे पहले हमने जो है ना आयुर्वेद के बारे में जाना। वात पित्त कफ क्या है उसके बारे में जाना, और पांचों जो हमारे महाभूत हैं उनके बारे में जाना। उनका मिलके जो एनर्जी हमारी बनती है वात पित्त कफ, उसके बारे में जाना। सक्सेना जी ने बहुत अच्छे से बताया बात किसे कहते हैं, जो कि बहुत पतले दुबले होते हैं, जो बहुत मोबाइल होते हैं, बहुत हुआ होते हैं, बात वाले लोग होते हैं। पित्त वाले जो बहुत मॉडरेट होते हैं। कलर थोड़ा उनका रेडिश रेडिश, कहीं कहीं रेडिश भी हो जाता है जब पित्त बिगड़ जाता है। और कप वाले जो है बहुत स्वीट होते हैं। और थोड़ा सा और भी उन्होंने बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन किया, थोड़ा और डिटेल में जानेंगे उसके बारे में हम लोग की बात पित्त कप की वालों की क्या पता। और उसके बाद हमने और भी बहुत सारी चीजें हमने जानी, कुछ मर्मों के नाम जाने, थोड़ा मुश्किल लगा कहीं कहीं। तो हम उसको और प्रयास करेंगे थोड़ा अच्छे से। आपको क्लैरिटी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको और क्लैरिटी होता जाएगा, आपको चीज आसान लगने लगती है। तो मैं सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज का सेशन आगे बढ़ाए। और कोई भी आपको डिफिकल्टी है उसको हम सॉल्यूशन करने के लिए बैठे हुए हैं, कोई भी है। हम हमारा प्रयास रहेगा आपको सिंपल तरीके से, जितने आसानी तरीके से, आपको ज्यादा मुश्किल ना हो और आसानी से आप समझ सकें। क्योंकि मेरे किसी ने बोला कि हम डॉक्टर थोड़ी बनना चाह रहे, हम डॉक्टर ही बनाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आपको जैसे कोई भी चीज है ना, कम से कम कोई अगर आप किसी का इलाज कर रहे हैं तो वो आप उसको बता पाए कि क्या इशू है। और अगर आपसे कुछ पूछेगा और आप नहीं बता पाएंगे तो फिर वो कहेंगे अरे क्या है ये, बेकार है। तो ऐसे हमको ये यही जो है ना इंटेंशन है सक्सेना जी की, जिससे कि आपको बहुत क्लैरिटी में जाने के लिए कोशिश करें। तो मैं सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए। और एक बात और मैंने डिस्कस करी अभी, मैं सक्सेना जी खुद ही बताएंगे, मैं ही बता देता हूँ आपको। हमने ये जो लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम आया था, बार बार वो स्पेलिंग का प्रॉब्लम आया था, उस पर हमने लास्ट में डिस्कस किया। और सक्सेना जी ने कहा कि जब तक हम उस पर कुछ एग्जर्ट नहीं करेंगे, हम लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमको चीज दिमाग में आएगी नहीं। अब जैसे हम लोग पढ़ाते हैं क्लास में, हम बच्चे अगर ओरली करने लगे तो उनको समझ में नहीं आता, जब तक कि वो कुछ लिखेंगे नहीं तब तक उनको कुछ पढ़ने नहीं पड़ता। इसलिए हमारा उनका ये प्रयास था कि आप थोड़ा लिखें तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उसके बारे में कुछ। जैसे सुषमा जी तो टीचर रही है मैथ्स, इनको तो मालूम है। जब तक प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जितना हम प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही आएगा। जितना हम लिखने के जानेंगे, वर्ड्स के बारे में जानेंगे, जितना उसको हम डीप में जाएंगे, तो उसमें हमारे मेमोरी बहुत शार्प होती है। हम 8-9 घंटे के अंदर सब कुछ भूल जाते हैं। कई बार तो क्या होता है व्याख्या खत्म हुआ सब भूल जाते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा अटेंड किया। बाहर निकले तो पूछेंगे क्या है बारे में बताओ, तो कोई बता ही नहीं पाता। इसलिए एक हमारा एक प्रोसेस होता है, मतलब हम स्कूल में भी कराते हैं कि हम पहले पूरी क्लास में समझाते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, और बाद में समरी करते हैं। जैसे बुक में भी आप देखेंगे तो समरी लास्ट में होती है, समरी में हमने क्या पढ़ा। जब हम समरी के बारे में थोड़ा जानने लगते हैं तब हमें क्लैरिटी आता है हमने क्या क्या पढ़ा। एक वर्ड जो है ना पैराग्राफ का एक वर्ड हमको पूरा समझा देता है पूरा कि हाँ हाँ हमने ये पढ़ा। तो यही उनका, क्योंकि वो सत्याना जी बहुत इसमें रहे हैं, उनको तो इस बारे में नॉलेज ज्यादा है। और अभी जब उनसे डिस्कशन हुआ तो मुझे ये बात समझ में आई। मैं भी उनसे डिस्कस कर रहा था इस बात के लिए कि इतना लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तब उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, जब तक हम इस पे एक्सर्शन नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। और हम इसलिए बार बार बोलते हैं कि आप लिखने का प्रयास करो, जिससे कि जो है ना आपको जहन में आएगा यार स्पेलिंग मुश्किल है, अच्छा स्पेलिंग क्या है, जब 2-3 बार वर्ड को बोलेंगे तो आपको क्लैरिटी है। बाकी हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से आपको थोड़ा जो ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको हम अलग से आपको दे दें, या क्लास में पहले या बाद में। तो मैं सक्सेना जी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे। मैं थोड़ा आपको क्लैरिफाई करना चाहता था इसके बारे में, तो मैं आपको सक्सेना जी को इन्वाइट। जितने पधारे हैं सबको प्रणाम, और जो नहीं पधारे हैं उनको भी प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्ते। ये नीरू जी खिड़की खोली अपनी, बंद क्यों करके बैठी हैं? मतलब दूसरा काम करेंगी और सुनती रहेंगी? नहीं नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है।
तो मैं तो सबका अटेंशन चाहता हूँ यहाँ पे, सब आप मेरे को देखें, मुझसे सुंदर कोई इस संसार में नहीं है। ठीक। तो जो है ना वही नीरज जी सुंदर। नीरज जी ने जो बात कही है, मैं उसको थोड़ा सा एलाबरेट कर देता हूँ, थोड़ी सी उसकी पूंछ लंबी कर देता हूँ। हमारे इस ग्रुप में अगर सबसे ज़्यादा एजेड कोई हैं तो वो हैं हमारी सुषमा जी, भूतपूर्व टीचर। इस एज में हमको कानों से सुन के ब्रेन को एक्टिव होना और फिर हाथों को लिखना थोड़ा टिपिकल होता है। एम आई राइट? क्यों? क्योंकि हम आफ्टर रिटायरमेंट या एक सर्टेन एज के बाद हम लोग कोई भी चीज़ लिखने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत है। और नहीं लिखने से क्या होता है कि हमारा जब ब्रेन एक्टिव नहीं होता, सुन के लिखता नहीं है, तो आप निश्चित मानिए आपको पार्किंसंस होने की या हाथों में ट्रिमर आने की संभावना 90% बन जाती है। तो यहाँ लिखाने का उद्देश्य मात्र यह है कि इस एज में हम लोग लिख सके, हमारे हाथ हिलते नहीं, बिल्कुल बैलेंस हमारी राइटिंग जो पहले थी वो राइटिंग हमारी आज भी रहे। इसलिए हमें लिखना चाहिए। लिखने से हमारा हाथ, मतलब हमारी फिजिकल बॉडी भी एक्टिव होती है, हमारा मेंटल भी एक्टिव होता है, क्योंकि हमें कान से सुनना, ब्रेन में शब्द ढूंढना, उसके बाद कागज पे लिखना। नहीं तो मैं तो आपको पूरी बुक भेज सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है गुरु और शिष्य परंपरा का, उसमें पढ़ने में और पढ़ाने में जो आनंद है वो टेक्नोलॉजी में नहीं है। दूसरी बात क्या है, आप सबको मालूम है कि ह्यूमन की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। किताब दे दूंगा, बहुत सारी किताबें उपलब्ध है मार्केट में। घर में रामायण रखी हुई है, हमने कितनी चौपाई उसमें से याद कर लिया और कितनी बार पढ़ लिया। हमारे लिए वो एक संग्रह हो जाता है। लेकिन जो हम खुद करते हैं उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है, और आने वाली जो डिसीज है उनसे भी हम बचते हैं। तो ब्रेन को एक्टिव रखिए, सदा जवान रहेंगे। देखो मैं जवान हूँ अभी तक, मैं लिखता हूँ, मैंने ढेर लगा दिया लिख लिख करके पूरा। चलिए, तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते, मुझे 1 मिनट दीजिए, बहुत गर्मी हो रही इधर। तो कल जैसा हमारा चल रहा था निवेदन कि बात के लक्षण आप लोगों को चाहिए। Symptoms of Vata Pitta and cough you told sir yesterday. हाँ, You are going to make. Yes. तो मैं बहुत डिटेल में नहीं, मैं पॉइंट वाइज दिखा देता हूँ। 19-20 पॉइंट है, एक एक दो में, किसी में 5 है, किसी में 7 है, किसी में ज़्यादा है। तो उससे आपको एक अंदाज पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि आप खुद को भी एसेस कर पाएंगे कि आप किस दोष से पीड़ित हो रहे हैं। वैसे पूरा हमारा आयुर्वेद जो है वो इन 3 दोषों पर ही आधारित है, तो मैं उतना पूरा नहीं सुनाऊंगा आपको, मैं आधी आधी करके छोड़ दूंगा, मैं शॉर्ट में निकाला देता हूँ मैं, ताकि आपको ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़े और ज़्यादा लिखना भी ना पड़े। तो सबसे पहले बात है हमारा, बात दोष में क्या होता है। आप लोग लिखना चाहें तो लिखें, अगर लिखना नहीं चाहते हैं तो आप सुन लें, दोनों बातें हैं आपके लिए। लिखना है सर। हाँ, लिखना है तो अच्छी बात है। सब इससे 80 रोग लगभग इससे होते हैं, और सबसे ज़्यादा जितने भी पेन होते हैं, कभी ये दुख रहा है, कभी वो दुख रहा है, कभी इधर दुख रहा है, कभी उधर दुख रहा है, ओल्ड एज में ये बात के जो है ना कुपित होने के कारण ये हमें पेन होते हैं। तो 90 प्रकार के पेन जो है वो वायु के कारण। वायु मतलब आपका बात, तो लिख लीजिए आप, अनियमितता, इर्रेगुलरिटी,
कि इरेगुलरिटी रहेगी। ये तो लिखने में आसान रहेगा आप लोगों को। फिर कभी यहाँ दुखता है, कभी यहाँ दुखता है, करेक्ट। मूविंग पेन हो गया ना। हाँ, moving। अनियमितता, फिरता हुआ बोलते हैं ना, फिरता हुआ बात है। इरेगुलरिटी, अतिवादिता, एक्सट्रीमिटी, अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी। मतलब नींद रेगुलर नहीं, आई नहीं आई। मोशन रेगुलर नहीं, आया तो ठीक है टाइम पे, नहीं तो नहीं आया तो बाद में आएगा। सुबह नहीं गया तो शाम को आएगा, नहीं तो दोपहर को आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द इरेगुलरिटी। अनस्टेबिलिटी होती है इन लोगों में, अस्थिरता होती है। जो काम समझ में आया उसको पहले करने लग जाते हैं, पीछे का छोड़ देंगे, फिर बाद में करेंगे। रूखापन होता है इनकी स्किन में, आपको ड्राइनेस मिलेगी, इनका मुंह में सूखापन भी मिलेगा। स्किन आप देखेंगे तो सूखापन मिलेगा इनकी स्किन में। अच्छा, ये भुलक्कड़ विद्वान भी होते हैं। फॉरगेटनेस भी इनका एक सिम्टम है। पेन तो है ही, क्योंकि वायु का दोष है। ड्राई ईचिंग मिलेगी इनकी बॉडी में। सुबह सो के उठेंगे, इनको अपने शरीर में अकड़न महसूस होगी, स्टिफनेस। और इनको गैस बहुत पास होगी, क्योंकि वायु इनके लिए प्रधान है। तो इनको अच्छा, इसमें जो पेन है इनका जो है वो आकस्मिकता, मतलब सडननेस, एकदम सडनली। अच्छे खासे बैठे हुए हैं, सडनली पेन शुरू हो गया, ठीक है। कभी ठंड लगने लग जाएगी, शिवरिंग, कपकपी। कभी एकदम बिहेवियर चेंज इन बिहेवियर। कभी इनको डर लगेगा। The sudden aggravation of the pain, change in the behavior, sudden fear, shivering. बात के लोगों को, जो बात दोष से पीड़ित हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो नॉर्मल ह्यूमन है उनको भी बहुत ज़्यादा रिगरस एक्सरसाइज करने के लिए मेडिकल साइंस अलाउ नहीं करती है, क्योंकि जब ज़्यादा आप करते हैं तो आपकी बॉडी में कॉर्टिकोसोल जो है वो हार्मोन रिलीज होता है। और अगर आप मॉडरेट करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन रिलीज होता है। तो एंडोर्फिन हमारा खुशी का है, और कॉर्टिको जो है हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो हमें मॉडरेट एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें एंडोर्फिन लेवल तक ही रहना चाहिए, कॉर्टिको स्टेरॉइड तक नहीं आना चाहिए। इंसोमिनिया मिल सकता है इनके अंदर, इनकी नींद डिस्टर्ब मिलेगी आपको। हो गया? यहाँ कोई दिक्कत है आप लोगों को कुछ समझने में? गौर साहब कुछ कहना चाहते हैं? आप ऐसा लग रहा है। नहीं सर, ऐसा है, ये आप बात रोगी हैं, लेकिन आप अपने आप को उस हिसाब से मोल्ड कर लें कि जिससे कि वो बात ना आपको डोमिनेट कर पाए। वो भी आपका इंडिविजुअल का कल्चर होता है, हैबिट होती है कि वो उसको संभाल सकता है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गौर साहब, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक इंसान ही है जो अपने आप को ठीक कर सकता है,
ठीक हाँ, लग ये सकता है। जर्नल है, मतलब ये तो आइटम जर्नल है, ये बात आप जो बता रहे हैं जर्नल है। जनरल ये जनरल बातें हमारी जो है ना हमें बताती हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। आपको अभी और आगे देखिए तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि यार क्या है। बहुत से लोग होते हैं जिनको नींद ही नहीं आती रात में। तो नींद नहीं आने का कारण क्या बात दोष है या उसको मेंटल कोई परेशानी है, तो ये हमको समझना पड़ता है। ये आप लोगों को इसलिए कि आयुर्वेद से हम जब परिचय कर रहे हैं तो हम आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा उतना उतना ले लें जितना हमें ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आयुर्वेद तो पूरा इन्हीं के ऊपर आधारित है, इन्हीं के सिम्टम पे, इन्हीं के उस पर आधारित है। उसमें उसमें जो उसके सब क्लासिफिकेशन है उनके ऊपर बहुत सारा है। वो अपन उसकी बात नहीं कर रहे, अपन तो ये जर्नल अपन बात कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं तो बात जो है वो वायु और पित्त जो है वो बुद्धि का कारक होता है। अच्छा एक चीज़ लिख लो, बात में चंचलता एक जगह नहीं बैठेगा, एक जगह। सर वात गतिशीलता घी ले सकते हैं? वात वात वाले बंदे जो होते हैं घी ले सकते हैं खाली पेट? हाँ ले सकते हैं ना, घी घी ले सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, वो भी हैं आयुर्वेद में। तो घी तो है ही मेन। गाय का घी अगर आप सवेरे गर्म पानी में या वैसे ही 2 चम्मच 3 चम्मच, क्योंकि जब वो करते हैं पंचकर्म करते हैं तो उसमें तो 50 ग्राम से शुरू करते हैं पिलाना, घी पिलाते हैं 50 ग्राम। जब तक पिलाते हैं जब तक कि उसके एनस मतलब जो उसका आउटपुट है उसमें घी ना आने लगे। तो पंचकर्म में तो अगर जो क्लासिकल पंचकर्म है उनमें तो घी पिलाते हैं, 50 ग्राम शुरू करते हैं, फिर दूसरे दिन 70 ग्राम या 100 ग्राम से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद में और 150 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम, जब तक उसके आउटपुट में घी ना आने लगे। क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि घी जो है इंट्रासेलुलर लेवल के ऊपर से जा कर के डिटॉक्सिफिकेशन या क्लीजिंग करता है। तो पंचकर्म का जो पहला है स्टेप है उसमें है घी पिलाना। अभी तो आप 1 चम्मच पीने में आपको दिक्कत होगी, वैसे भी क्या है मतलब नॉर्मली 5 से 6 चम्मच पीना है। अब अगर आपने पिया तो डॉक्टर को बताया, डॉक्टर बोलेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा आपका। पर घी के अंदर ओमेगा 3 होता है, ठीक है ना। अगर हमारा लीवर सही है, हमारा सब सही है, तो हमारा प्रॉपर डाइजेस्ट होगा। ठीक है, आगे चलें। तो पित्त के लक्षण क्या है इनका? इनकी मानसिकता कैसी होती है? इनके अंदर क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है, भय शोक जैसे भावों की वृद्धि होती है, मानसिक संकीर्णता होती है इनके अंदर। जलन होती है इनको, जलन बहुत बहुत पीड़ित होती है जलन से। तलवों में जलन होना, आँख में हथेली में जलन होना इनको, दैट इज अ बर्निंग सेंसेशन। दुर्गंध, इनके हर आउटपुट में अलग टाइप की दुर्गंध मिलेगी आपको। होम्योपैथी में तो दवाई जो बहुत दी जाती है तो वो इसी आधार पे जाती है कि उसका जो आउटपुट है उसका उसकी दुर्गंध कैसी है, उसमें दवाई चेंज हो जाती है। ठीक है ना। अगर दही जैसी अगर उसके मतलब आउटपुट है इसमें दही जैसी सुगंध आ रही है तो उसमें हीपर सल्फ दी जाएगी। अगर दूसरी तरह सुगंध आई तो उसमें दवाई बदल जाएगी। तो ये दवाइयाँ मतलब होम्योपैथी में भी इसी सिम्टम के ऊपर ट्रीटमेंट होता है। आई विल एक्सप्लेन इन लेटर कि होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी एंड नेचुरोपैथी में क्या अंतर है, इनका वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, कैसे करते हैं लोग ट्रीट। पीलापन, आंखों में पीलापन दिख सकता है आपको हल्का सा पीलापन। उसके बाद में लालिमा, चेहरे पे लालिमा दिख सकती है। जो चर्म रोग है उसमें लालपन दिखेगा, सूजन दिख सकती है आपको। आंखों के नीचे काले घेरे भी मिल सकते हैं आपको, जो बात और पित्त का जो है ना उसके कारण, दोष के कारण भी हो सकता है।
और इनमें एक होता है आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। सफेद प्रभा पित्त कब दूषित होने पर आंव भी बन सकती है इनको। पुरुषों में प्रमेह, डायबिटीज़ का पेशेंट भी इसमें मिल सकता है, क्योंकि अभी तक हम लोग इस बात को क्लेरिफाई नहीं कर पाए कि कौन से दोष का आदमी ज़्यादा पीड़ित होता है डायबिटीज़ से। तो हर बार चेक करना पड़ता है हर पेशेंट को कि किस दोष के कारण इसको डायबिटीज की संभावना है। फीमेल्स में वाइट डिस्चार्ज एंड डिफॉर्मिटी ऑफ द यूट्रस, गर्भाशय की विकृति या गर्भाशय से संबंधित रोग। इसके बाद हम कफ की बात करते हैं। कफ वाले व्यक्ति के मेल अंदर में क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें? किसमें? फीमेल में तो वाइट डिस्चार्ज और ये यूट्रस प्रॉब्लम है, मेल में भी कुछ मेल में मैम डायबिटिक होने की संभावना होती है। प्रमेह जो है वो आयुर्वेद में प्रमेह में लिया गया है इसको। प्रमेह माने प्रभा, तो डायबिटीज़ का नाम जो रखा गया है मधुमेह। मधु माने शक्कर, मेह माने प्रभा। तो आपकी यूरिन में अगर शक्कर जा रही है तो आप डायबिटीज़ है, ऐसा चरक महोदय ने लिखा है। डायबिटीज़ के बारे में हमें 6वीं शताब्दी में सबको मालूम पड़ गया था। चलिए, पर डायबिटीज़ का विषय नहीं है ये। कब की बात करें हम? आलस नंबर 1 पे इनका है आलस। टालू प्रवृत्ति होती है, कर लेंगे यार, कल कर लेंगे, तो टालू प्रवृत्ति होती है। इनके अंदर कार्य करने का उत्साह नहीं होता। भारीपन, पेट में भारीपन लगेगा इनको, संधियों में या मन में भारीपन सा अनुभव होना, नींद में वृद्धि हो जाएगी इनकी, पाचन शक्ति का मंद होना, जिसको बोलते हैं ना अजीर्ण होना, ब्लॉटिंग होना, चिपचिपाहट, स्टिकीनेस। आयुर्वेद ये बोलता है कि जब रक्त के अंदर चिपचिपाहट मतलब श्लेष्मा, म्यूकस का पार्टिकल का अगर बढ़ जाता है तो आदमी को नसों के अंदर ब्लॉकेज होता है। तो हार्ट ब्लॉकेज में आयुर्वेद के हिसाब से नसों में ब्लॉकेज जो है ड्यू टू कफ, और वैसे भी ब्लॉकेज आप देखें तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की लेयर जमती है। और कोलेस्ट्रॉल जो है, इसमें एक चीज़ और देखना चाहिए, मतलब जब ब्लॉकेज होती है तो एक तो हमारा हिस्टाइन सिस्टीन होता है, वो मिथोनिन होता है, ये 2 चीज़ें। तीसरा हमें देखना चाहिए कि कैल्शियम का स्कोर क्या है। कैल्शियम स्कोर की वजह से भी हमारी मतलब हार्ट की जो है आर्टरीज में ब्लॉकेज आता है। वो सब ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। कैल्शियम तो एक्चुअली मेन वो लुब्रिकेंट का भी काम करता है ना ब्लड के अंदर। जी सर, कैल्शियम का रोल तो ब्लड के अंदर मेन है, उसकी मूवमेंट के लिए भी है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन कैल्शियम कहाँ से आया, कहाँ डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये सब अपने को इसलिए एक्यूमुलेट हो रहा है उसमें ज्यादा। क्योंकि अब लोग देखते हैं ना SGOT, SGPT, अल्कलाइन फास्फेट, गामा ग्लूटाइल ट्रांसफेरेंस, तो इन सब चीज़ों को अगर हम बारीकी से अगर हम देखें तो हमें मालूम पड़ जाता है कि मतलब
जो कैल्शियम बॉडी हमारे ब्लड में आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? क्या हमारी हड्डियों में से तो नहीं आ रहा? जो ओल्ड एज में बोलते हैं ना, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, राइट सर? हाँ, तो अपन कहाँ से? मतली आना है, इनको नौशिया भी हो सकता है, सो सेंसेशन हो सकता है नौशिया का। किसी को बहुत डकार आते हैं, उसका मतलब क्या होता है? डकार बहुत आते हैं, डकार। वायु लिखा है ना, वर्ब। एग्रीगेशन ऑफ द ईयर, बात दोष, डकारें आ रही हैं, हवा छूट रही है, अनकंट्रोल, ऐसा लगा जैसे बम फूट गया, खाने के बाद डकार आई जाते हैं। है ना? तो आवाज के साथ में अगर आपका हो रहा है तो मतलब ये बात दोष है। स्थूलता ऐसे लोगों में पेट पे और कूल्हे पे, बटक के ऊपर आपको अच्छा खासा मांस मिलेगा, और इनको सीखने और समझने में कठिनाई होती है, क्योंकि इनका मेन जो है मंदता है। ठीक है, ये हमारा आयुर्वेद का चैप्टर यहाँ से क्लोज। अब इसके बारे में, वैसे ये जो चीज़ें हैं ये शाश्वत हैं, ये कभी बदलती नहीं है सर। एलोपैथी में तो हर बार मेडिसिन नहीं आ रही है ना? पेनिसिलिन कहाँ छूट गई पता नहीं, सिफाक्सिन आ गई, नई नई मतलब एंटीबायोटिक आ रही है, एंड एंटीबायोटिक जो है ना वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, तो आजकल हमें वो भी एक खतरा हो गया है। तो चलिए, अपन कहाँ? अगर पैरों में बहुत सारी हीट निकल रही, बाहर निकल रही है, पैरों से हीट निकल रही है, मतलब क्या है? क्या चीज़? पैरों से हीट निकल रही है, पैरों से गर्मी निकल रही है बहुत। तलबस है। अभी ये क्या है? जलन, बर्निंग, बर्निंग सेंसेशन ड्यू टू द पित्त दोषा। पित्त दोष के लिए भी क्या है, आप घी पिलाओगे तो पित्त शांत होगा, अग्नि में आप डालो घी, है ना? ठीक है। बढ़ जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो आपके लिए मतलब वो है, केवल एक जर्नल आइडिया है आपके लिए। मतलब इसमें आप, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें आप लोग मास्टर हो गए आयुर्वेद के अंदर, बात पे कब से आप समझ लेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी ये है कि अगर आपके सामने कोई आदमी आया तो थोड़ा बहुत आपको अंदाज पड़ जाएगा। दिस इज जर्नल आइडिया, यस सर। जनरल आइडिया है, जनरल नॉलेज है ये। तो हम कल कहाँ थे, कौन बताएगा? जस्ट अ मिनट। न ध्यान रखने वाले मर्मा के वो लिए थे कि इन पे बहुत ध्यान से सेटल हो जाते हैं, उनके ऊपर मतलब कि साध्य प्राण, तो आप बताइए, अनंतर प्राणहर, नीरज जी आप इनको शेयर कर रहे हैं या मैं लिखाना शुरू करूं, उनको बताना शुरू करूं? कैशल्यतम। हाँ, तो हमारे मतलब जो मर्म है उनको 5 भागों में बांटा गया है। पहले तो बता दिया था मैंने आपको, या अपन रिकैप कर रहे हैं, है ना? नाम नहीं बताए थे, नंबर बताए थे। हाँ, तो मांस मर्म हमारे 11 थे, यह हो चुका था हमारा। शिरा मर्म, मांस मतलब मसल्स वाले, शिरा मर्म मतलब आर्टरीज और वेन वाले, स्नायु मतलब नर्व वाले हमारे 27 थे, 11, 41, 27, और अस्थि मर्म हमारे 8, और संधि मतलब जॉइंट हमारे 20। इस तरह से ये 107 मर्मों का वर्गीकरण इस तरह से किया गया है। अब इसके बाद में फिर जो किया गया है इसका वर्गीकरण आगे भी, है ना, सबकी सुविधा के लिए, कि कौन कौन से मर्म में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो था, 1 नंबर पे था हमारा साध्य प्राणहर। यस साध्य मतलब, इसको शॉर्ट में समझ लो, इमीडिएट डेथ, यस है ना? इमीडिएट का मतलब हफ्ते 15 दिन में डेथ हो जाए, मतलब इमीडिएट डेथ। कालांतर प्राणहर, लेट डेथ। नेट। हाँ हाँ, तो साध्य पर में है 19, यस। ठीक है। कालांतर उसके में बाद में 33, कालांतर में है 33, वैकल कर में है 44, विशल करने में है 3, और रुजा कर में है 8। यस। ठीक है।
यस इनको इसलिए इसलिए मेरा निवेदन था कि इन मर्मों पे हम जो है हाथ साफ करने के समय ध्यान रखें, नुकसान ना हो अपने को भी और दूसरे को भी। ठीक है, कल मैंने बताया था कि मतलब रिस्ट डाउन हो जाती है ना, फुट डाउन हो जाता है, तो हम किसी तरह से, तो शॉर्ट में है साध्य प्राणहर वे मर्म है जिन पर आघात होने से 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कालांतर प्राणहर वे हैं जिन पर आघात होने के 2 सप्ताह बाद अथवा 1 मास में मृत्यु हो जाती है। विशल्य घन मर वे हैं जिन पर शल्यजन, शल्यजन मतलब सर्जरी से, ड्यूरिंग द सर्जरी। आप लोग मिला लें और अगर लिखना चाहते हो लिख लें। आघात होने पर आहत स्थानों पर शल्य जब तक स्थिर रहता है तब तक आहत प्राणी जीता रहता है, परंतु जब शल्य उस स्थान से पृथक किया जाता है तो प्राणी की मृत्यु हो जाती है। सर्जरी में भी हो जाती गलतियां लोगों से, सर्जरी के बाद भी लोग मतलब डिसेबल हुए हैं। तो मैं संस्कृत में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि संस्कृत में भी लिखा हुआ है, ऐसे मेरे पास में श्लोक पूरा लिखा हुआ है। अर्थात शल्य घन मर पर जब तक शल्य रहता है, शल्य मतलब जो चीज़ लगी है, फॉरेन बॉडी जो लगी हुई है, जब तक वो रहेगा तब तक मनुष्य जीवित रहेगा। कब निकालना है हमें? जब वो ऑटोमेटिक पक जाए, है ना, उसमें से पस फॉर्मेशन हो, तब उसको धीरे से निकाला जाए। ऐसा मतलब इस पुस्तक में लिखा हुआ है। जो हाँ सर, कहीं बार सुना है किसी को बुलेट लगी मगर निकाली नहीं। यस हाँ, शरीर में स्थायी विकलांगता डिसेबिलिटी उत्पन्न करने वाले, अर्थात जहाँ आघात होने पर विकलांगता डिसेबिलिटी उत्पन्न हो जाए वह वैकल्य कर मर्म है, मतलब डिसेबिलिटी आ जाए। जैसे यहाँ के मर्म हमने दबाया और रिस्ट डाउन हो गई, तो ये क्या हुआ? अपांगता हो गई, डिसेबिलिटी हो गई। ठीक है ना। रुजाकर पर आघात होने से तीव्र वेदना होती है। और प्रबल आघात हो तो आदमी हरिहर हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट में आप लोगों के लिए हो गया ये, इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, लंबा है बहुत सारा, संस्कृत में बहुत सारा लिखा हुआ है। अब कहाँ जाए हम? कौन सा मर बताया? नीरज सर बताओ, आप कहाँ से शुरू करें? बताइए, कहाँ से? हाथ से शुरू करूं या यहाँ से शुरू करूं? अधिपति अधिपति से। चलो, वो आप फोटो दे दो अधिपति का सर, शेयर कर दो फोटो पहले अधिपति का, फिर मैं बताता हूँ। ये अधिपति ऐसा मर्म है, इसको हमें एक तो रात में नहीं करना है और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का बादशाह है। इसके साथ में बहुत ही सम्मान पूर्वक इसके साथ में हमें व्यवहार करना चाहिए। जरा भी अगर गलत व्यवहार करेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं हो सकने की संभावना है। अगर आपको माफ़ कर दे वो अलग बात है, लेकिन मुझको माफ़ नहीं किया था तो किसी के कहने पे शर्त लगा करके कभी मर्म ये अधिपति वगैरह को कभी छूना नहीं कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पॉइंट है। ये आ रहा है आपके स्क्रीन पे, आप लोगों को दिख गया होगा, ये सबको दिख रहा है। ये खोपड़ी के ऊपर मर्म,
हाँ जी, तो देखा आप लोगों को? जी जहाँ पे आप हाथ लगाएंगे आपके यहाँ पे भौंरा है, बालों का गुच्छा है, भौंरा है, उस जगह पे आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे टच करेंगे तो आपको गर्माहट महसूस होगी। आराम से देखिए, बहुत प्यार से। ये जो पोर्शन है जहाँ पे हमारे बाल होते ब्राउन हैं, चक्र एरिया। जहाँ पे तीनों हड्डियाँ जुड़ती हैं, ये इधर की साइड की और एक ये वाली हड्डी, ये यहाँ पे हमारा, ठीक है, ये बिल्कुल गोल घेरा होता है यहाँ पे आप हाथ रखेंगे, आपको शरीर की तुलना में यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा सा आपको महसूस होगा। देखिए आप रख के, किसी किसको मिला, टेम्परेचर मिला? सर मेरे को पता चल रहा है, एक वो उंगली सब पे आपको गर्मी आ रही है, उंगली एक हाँ जी, क्लियर है। क्लियर है सर? एक हाँ जी, ये अनिद्या सारा दास अपने पास है क्या लिस्ट में? कौन सा ये देखिए नीरज सर कौन है, ये मतलब दास साहब अपने पुराने वाले, तो हाँ बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, समझ में कुछ आएगा नहीं, फिर बोलेंगे कि ममिता? नहीं नहीं, मैं मोमिता हूँ। ममिता। अरे मोमिता जी, तो नाम अपना यहाँ लिखो ना, मोमिता जी। नहीं, वो कभी कभी मेरे हस्बैंड का नाम दिखाता है, फोन नंबर मेरे ही है सर। चलो 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 चलो, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए अपने सर पे हाथ रख के देखिए कहाँ पे है ये मर्म, कहाँ गर्मी महसूस हो रही है। जी अच्छे से देखिए इस मर्म को जरा। ये मर्म आपको बहुत सुकून शांति दे सकता है, क्योंकि दिस इज द किंग ऑफ द योर बॉडी। यस इसके साथ में बहुत सम्मान से अपने को बिहेवियर करना है। अभी तो आप ठीक है देख लो, लेकिन कैसे स्टिमुलेट करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। आपको मिला नीरज जी? नीरज जी आपको मिला आपका मर्म? मिल गया। अधिपति। मोमिता जी आप देखिए, आपको मिला? मिला सर। जहाँ बालों का गुच्छा होता है, जहाँ ये हाँ। हड्डी और पीछे की हड्डी जो मिल रही है, इस जगह देखेंगे 3 मिल रही चोटी। है, चोटी जिसको बोलो, तो यहाँ पे हाँ। आपको हाँ जी, आपके बॉडी से इसके टेम्परेचर में अंतर दिखेगा। मिला? जी अच्छे से देख लो, समझ लो। जी। अब इसको स्टिमुलेट कैसे करना है, तो पूरे पंच महाभूतों को साथ लेके चलना है। तो हम कैसे बनाएंगे अपना, ये बनाइए सर, सब लोग बनाइए अपना अपना, दिखाइए मुझे। ये पंच महाभूत बनाइए, ठीक है, ये पंच महाभूत हमारे ये, इसके साथ में हम धीरे से अपने उस स्थान पे हाथ रखेंगे जहाँ गर्म लग रहा है। आप देखिए, आराम से रख के देखिए, आपको क्या महसूस होता है वो देखिए आप। इसको आप पल्स आ इसको आप पल्स आ पल्स रही आएंगी है। मतलब। जो महसूस हो रहा है ना, वो आप समझ लीजिए कि आपने सही मरमा पकड़ा है, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए, मतलब मेरे साथ में एक एक मर्म को आप अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। मतलब मेरा काम ये कि आपको मर्म याद करा के छोड़ूंगा मैं। तो अधिपति कौन सा मर्म है ये? क्राउन चक्र। क्राउन ऑफ द हेड बॉडी। कौन सा मर्म है ये? किंग ऑफ अधिपति। बॉडी। किंग ऑफ मर्मा। अधिपति। नाम क्या है इसका? अधिपति। 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 अधिपति मतलब सबका बॉस, ठीक। अब तो याद रहेगा। जी किंग ऑफ द बॉडी, अधिपति मतलब पूरा बैठा हुआ, पूरा वही है, सर्वे सर्वा। और ये बात सही है, ठीक है ना। अब एक आप लोग और अनुभव करिए, सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करें और एक वात्सल भाव से, जैसे हम बच्चे को प्यार करते हैं अपने, ऐसे हाथ से अपने अधिपति पे प्यार करें।
आंखें बंद करके आप महसूस कर रहे हैं आपको क्या हो रहा है। मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, आप 20 सेकंड में आराम से इस पर रखें और वात्सल भाव से अपने इसको आप करें बिल्कुल आराम से, मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आप दोनों करें एंड फील योर सेल्फ कि आपको कैसा लग रहा है। आंखें बंद करें बिल्कुल। रखना ही है, उंगलियां पांचों रखनी है। उंगलियां नहीं, खाली हाथ, खाली हाथ। बच्चे पे हाथ कैसे फेरते हैं हम, इसी तरह से हम इसको एक वात्सल स्नेह हम देते हैं, एक संदेश हम देते हैं, हम तुम्हें प्यार करते हैं। अब देखिए आपको कैसा फील होता है, हाउ डू यू फील, मतलब तो सब तरफ से करिए इसको, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, बट स्लोली स्लोली, बहुत प्यार से बच्चे को दुलार रहे हैं आप। बस अब बैठ जाइए, बताइए, आराम से बैठ जाइए 2 सेकंड और अब अपना अपना अनुभव बताइए किसको कैसा फील हुआ। सर एकदम सूदिंग और जैसे खुल गया दिमाग वो लगता है, मतलब ड्रीमिंग से बाहर आ गई जैसे। अच्छा लगता है ना सर? आपकी बॉडी है, इसको प्यार तो करो, फिर देखो इसका खेल। मोबिता जी, हाउ डू यू फील? तो सुकून की महसूस हो रही थी, कामनेस। कामनेस, ठीक है। एंड सुषमा जी आप बताएं। मुझे नहीं कुछ फीलिंग हुई, पता नहीं चला कुछ। तो आपने गलत किया, सही नहीं है आपका। आप सही करेंगी तो आपको वही अनुभव होगा। ये साइंटिफिक है, मतलब कोई ये अंधविश्वास या वो वाला नहीं है कि माला जपो राम मिल जाएंगे, नहीं। आप बॉडी में करिए, साइंटिफिक है, करिए, दोबारा करिए। श्रीदेवी जी आपको कैसा लगा? फिर अपनी माँ याद आ गई मेरे को तो। चलो, नीरू जी कहाँ भाग गई? इंदू जी कहाँ गई? आपने सर पे हाथ रखा, हाउ डू यू फील, मुझे बताओ। यस सर। पहले मुझे जब ऐसे किया तो हीट फील नहीं हुई थी, अब मुझे से हीट फील हुई है और बहुत लगता है कि आंखें बंद ही रखें, खोले ही ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपका हो गया, आपका हो गया, मोमिता जी का हो गया। अरे कपूर साहब कहाँ हैं? हाँ जी। नीरज जी लाइन ये भैया तुम जरा सामने आओ, ये छुप छुप के बाहर मत करो छलियों की तरह। नीरज जी सामने ही तो बैठा हूँ सर। नहीं, सीधे बैठो आप बिल्कुल, मतलब ये बात दोष मत दिखाओ, हिलते डुलते नहीं, सीधे बैठो। अब बताओ, सीधे सर पे हाथ बैठो। रखो, सर पे हाथ रखा आपने, हाँ जी। आपको पॉइंट मिला कि नहीं मिला, आपने बताया नहीं। मिला। कहाँ पे है? जस्ट मैंने जहाँ से ये चोटी निकलना शुरू होती है वो जगह। हाँ, आपने अभी उस पे बच्चे जैसा हाथ फेरा, वात्सल स्नेह दिया उसको, हाँ जी। हाँ जी। आंखें बंद करी, हाँ जी। कैसा लगा आपको? थोड़ा मैंने शांति फील हुई। चलो, आपको भी हो गई। सुषमा जी को, मतलब ये सुषमा जी एक अपवाद है हमारी। नहीं सर, अब मैंने फिर से किया है तो स्माइल आई है। एक बार और करिए आप, मेरे सामने करिए आप। ये अपने हाथों को देखिए, आपके ऊपर बाल हैं, बालों में आप इसको ऐसे रखिए और बहुत प्यार से हाथ फेरिए आंखें बंद करके, एंड फील राइट, मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अरे नीरू जी वेट करेंगे आपको पूछने के लिए, आप उनसे पूछो। हाँ, पूछिए नीरू जी, बोलिए। पूछ रहे थे बीच में आपने। ऐसा है कि मुझे तो ऐसा लगा कि माँ का दुलार भरा जो प्यार है वो मिल रहा है। ये आप करेंगी तो आपका बीपी अपने आप कम होगा, क्योंकि इससे कार्टिसोल हार्मोन भी कम होगा आपका। मुझे कितनी बार करना चाहिए? 2 बार? दिन में सवेरे उठ के कर लो। देखो क्या है, हमारा जो आयुर्वेद है या हमारी जो दिनचर्या है वो ये कहती है कि सवेरे अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में हम कुछ करते हैं तो बहुत कुछ अच्छा होता है। अभी तो आप आगे चलो, अभी तो आपको जब मैं इसको डीप में ले जाऊंगा तो आपको बहुत अलग आनंद आएगा। अभी तो ये ट्रेलर है आपको।
अभी तो हम वो देखेंगे कि बिना छुए हम हाउ वी कैन विदाउट टच हाउ वी कैन स्टिमुलेट आवर नर्व्स, वो फील कराऊंगा अभी तो मैं आपको, लेकिन लास्ट में। पहले आप लोकेशन समझो, याद करो मर्म, मैं आप याद करो, कल मैं फिर इसको रिकैप करूंगा, मैं आपको ये पूरे याद दिला दूंगा। आपको पूरे 107 मर्म विद लोकेशन आपको याद होना चाहिए, अन्यथा क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुस्कुराइए क्योंकि आप सक्सेना की क्लास में हैं। सर 50% तो मर्म जो है वो उनके नाम से ही नियरली लोकेशन बता देते हैं। जी, हाँ कुछ मर्म्स तो ऐसे हैं जो अपने नाम से ही लोकेशन बता देते अधिपति, अभी सीमांत, कर्कटिका, ठीक है ना। अब चलिए, अब सर पे ही हैं अपन, तो सर पे ही बात करते हैं। फिर एक मर्म है हमारा, इसके ठीक नीचे आओ, ये हमारा जो पीछे होता है ऑक्सीपिटल रीजन होता है हमारा, यहाँ पे। उसके बाद में आपको गड्ढा मिलेगा, उतार मिलेगा आपकी गर्दन के लिए, गर्दन आपकी कंधों से जुड़ती है, तो वहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा। नीरज सर निकाल दीजिए जरा, हाँ, इसका भी एक्सपीरियंस करिए आप लोग। इसमें तो दो ये क्रिकाटिका मर्म, हाँ, कर्काटिका मर्म, कर्काटिका कर्काटिका मर्म, ये यहाँ पे हमारा ऑक्सीपिटल रीजन है हमारा, यहाँ से हमारी आंखों की दृष्टि भी प्रभावित होती है। ये भी सेंसिटिव पार्ट में ही आएगा। सबको मिला सर? आप लोगों को समझ में आया? हाँ जी। अब देखिए, इसको तरीका ढूंढने का ये है कि ये हमारी गर्दन जा रही है, और गर्दन के यहाँ पे जो जॉइंट है हमारा, इस हड्डी के साथ में जॉइंट है हमारा, यहाँ पे आप देखेंगे, पुश करेंगे तो आपको यहाँ पे एक अजीब सा आपको महसूस होगा। पहले देखो कैसा लग रहा है आपको इस स्पंदन देने से। अंगूठे से दीजिए हल्का सा। क्या गड्ढा दिखता है सर? हैं? क्या हल्का सा गड्ढा दिखता है? हाँ गड्ढा, हाँ, वही है। गड्ढा। ये अधिपति से नीचे आएंगे आप, 4 अंगुल के करीब, 3 अंगुल मान लीजिए, 4 अंगुल मान लीजिए, 4 अंगुल के बाद आप आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक, आप इसको हल्का सा प्रेस करें, आप देखें आपकी अनुभूति कैसी है। आंखें बंद करें, अपनी अनुभूति खुद लें। घुमाइए नहीं सर उसको, जरा सा पुश करके देखिए आपको कैसा फील हो रहा है। हाउ डू यू फील दैट वन? अगर हम इसको स्पंदन देते हैं, अभी तो हम खाली हाथ रखे हैं, जब उस पर स्पंदन देंगे तब क्या होता है? एक्चुअली दोनों साइड में होता है, ये दोनों साइड के ना, एक साइड इधर, एक साइड इधर, दोनों साइड में होता है। देखिए मैंने दिखाया था ना आपको, ये मैं आपको शेयर ये तो इन्होंने दिखाया है, ये यहाँ पर दोनों है ये, लेकिन अगर हम यहाँ दबाते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है ऑक्सीपिटल रीजन में। ये इन्होंने दिखाया है। मेरा वो दिखाओ, उसका मेरे वाला दिखाओ। वो एक्चुअली वो बहुत वैसा ना डिम है, वो उतना दिख नहीं पाएगा। मैंने हालांकि बहुत अच्छी खींच के भेजा फोटो मैंने। ये देखो, हमारी बुक एक ही बोल रही है क्या? हमारी बुक एक बोल रही है, ये सेंटर में ऑक्सीपिटल रीजन में, एट द जंक्शन ऑफ द नेक एंड हेड कंट्रोल पोस्चर, गड्ढा है। अल्टिनो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ऑक्सीपिटल एंड फर्स्ट सर्वाइकल बोन। सर्वाइकल बोन हमारी यहीं आ रही है। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्राइमरी रैम्स नर्व्स, वर्टिकल आर्टरीज एंड वेन, ये सब यहाँ से आ रही है हमारी। किस किस को मिला? गड्ढा है वहाँ। मिला कि नहीं? नहीं, मिल गया, वो तो मिल गया। कैसा लगा सर? बिल्कुल डिम सा, जैसे हम थोड़े से मम से हो जाते हैं या हल्के हो जाते हैं, वैसा महसूस।
मेरे को डकार आ गई। चलिए गौर साहब को, अच्छा आपको, नीरू जी आपको, ये ऐसे दबाइए इसको, ये देखिए। इसने तो ब्रेन एकदम शांत करा, रिलैक्स। तो में पैसे वसूल हो गए क्या मैडम? मैंने कहा 2 बार में पैसे वसूल। मेरे को फील नहीं हुआ कुछ खास। सर ऊपर आओ, मैं बताता हूँ, मैंने आपको दिखाया कैसे कैसे दबाना है। हाँ देखा मैंने, उसी तरह से ये प्रेस किया। ये प्रयास करिए, आप थोड़ा ढूंढिए, आपको मिलेगा सर, थोड़ा सा इसमें नहीं, पल्पिटेशन वो तो मिलेगा। पॉइंट मिल गया, बट फील कुछ नहीं हुआ। कोशिश ये करो, देखिए, फील ये होगा। अच्छा, क्या कुछ लोगों को बाद में फील होता है, तो आपको हो सकता है बाद में फील हो। चलिए 2 मर्म हो गए। हाँ जी। अब हम लोग क्या कभी कभी बैठ जाते हैं सर पकड़ के, यार क्या करें। देखा है आप लोगों ने, कभी कोई गहन मुद्रा होती है, कोई बहुत बार तो हम पकड़ लेते हैं, यार क्या करें। ठीक है ना, ये करा आपने, क्या करें ये। तो ये जो है यहाँ पे हमारे 5 मर्म में सीमांत, दबाइए इसको, ये अंगुली से और इससे दबाइए, ये दबाइए अपना पूरा, ये जैसे मैं दबा रहा हूँ। ये सर सर आगे, सर आगे, सर आगे, पीछे नहीं। अरे अपना सर पकड़ लीजिए, बहुत उलझा हुआ काम है, सर पकड़ लीजिए। सर पकड़ा आपने, ये इस तरीके से, तो यहाँ पे और भी मर्म है, ये आपने पकड़ा और इसको दबाया आपने। ये पहले पता कर लीजिए, ये 5-4 उंगलियां आपकी मिलेंगी। ये अधिपति के मंत्री हैं, सीमांत इनको बोला गया है क्योंकि ये मंत्री हैं। क्या बोला गया सर? सीमांत। अभी 3 मर्म हो गए आपके, अधिपति, क्रकटिका और सीमांत पे हम आ गए हैं। तो फील सीमांत, सीमांत को फील करिए, खुद करिए, आंखें बंद करके खुद करिए जरा, देखिए आपको क्या लगता है। चश्मा उतार दीजिए, पीछे नहीं गौर साहब, पीछे नहीं, ये यहाँ कनपट्टी के पास हाथ रखिए। ये देखिए आपका ये जो पूरा पोर्शन है, ये आप देखिए आपकी हथेली वैसे ही बनी हुई है ये, ठीक है ना, ये हथेली का बनावट वैसा है। तो आप करके देखिए, आंखें बंद करिए, हल्का सा प्रेस करिए, अपने आप को आनंद लीजिए। पीछे अंगूठा, पीछे लास्ट, पीछे जो अंगूठा अंगूठा माथे के दोनों गड्ढे में आ जाए। ये आपका ये वाला पोर्शन यहाँ आना चाहिए, ये आपका पोर्शन आना चाहिए। नीरज जी आप गलत कर रहे हैं, ये पोर्शन आपका यहाँ मिलना चाहिए, ये जैसे ही मिलेगा आपका ये। सर मेरा ठीक है पकड़ा हुआ? हाँ आपका ठीक है, क्योंकि आपकी हथेली आ गई यहाँ पे। गौर साहब का भी ठीक आ गया। गौर साहब कुछ फील हो रहा है आपको? सर सब कुछ भूल रहे हैं, मतलब कि हम आउट ऑफ द बाहर निकल रहे हैं, कुछ हम कहाँ हैं वो नहीं है फिर। ये फीलिंग आ रही है, मतलब हमारी परेशानियों का हल है हमारे पास ना। हाँ जी हाँ जी, मतलब कि ब्रेन जो है सब चीजों से बाहर निकल गया, हमारे दिमाग में कुछ सोचने को नहीं है उसमें। मोमिता जी, हाउ डू यू फील? बराबर करिए, चश्मा उतारिए, ये आपका जो पोर्शन है, जो फेस का जो पोर्शन है कट, ये बराबर आपकी हथेली के लिए है। हाँ ये ठीक है, ठीक है, राइट ना करो। हाँ सुषमा मैडम कैसा लग रहा है? मैं तो हार्ट बीट बढ़ गई। हार्ट बीट बढ़ गई।
आप सोचिए मत, आंख बंद कीजिए और हम सिर को पकड़े हुए हैं, बस ये करना है। आनंद लीजिए, आनंद, हार्ट बीट नहीं, ये सब चीजें जो है हमारी सारी चीजों को नीरू जी कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगा आपको ममिता जी? हाउ डू यू फील? अच्छा, अच्छा लग रहा है। कपूर साहब आपको कुछ समझ में आया? हाँ जी, फीलिंग बेटर। दिस एरिया इज नोन एज टेम्पल्स। यस यस टेम्पल। नीरज जी कहाँ हैं हमारे गुरु भाई? मेरे गुरु भाई हैं नीरज जी। हाँ जी भाई साहब, हाउ डू यू फील? नहीं, बढ़िया लगता है, एकदम बहुत बढ़िया लगता है। रिलैक्स फील हमारा होता है। सीजन भी ठीक होता है। मैंने जब मैं क्लास में जाता हूँ, बच्चे कई बार से ऐसे नील करके बैठे होते हैं, मैंने क्या हुआ, सिर में दर्द हो रहा है, तो मैंने को तो ऐसे करके प्रेस करो तो आपस से दर्द, माइग्रेन जैसी चीजें हैं, इसे ठीक। ऐसे बैठ जाओ, बस खेल खत्म। नीरज जी टाइम हो गया। हाँ जी, हाँ हो गया। 3 मर्मा सिखाए हैं आज। इन मर्मा पे आप रात में नहीं करना है, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप लोग उठ जाते हैं तो करके देखिए आपको कैसा लगता है। कल आप मेरी क्लास में आके भले ही आप सुना सकते हैं, हालांकि क्लास कल मर्मा की नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों का स्वागत उसमें भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो कुछ देना ही नहीं है, फ्री एंट्री है वो तो, ठीक है। तो आप लोग अनुभव करिए, 3 मर्मा याद कर लीजिए। 1 हफ्ते का ये है, 1 हफ्ते में करके रहिए धीरे धीरे और इसको पक्का करिए। 107 मर्म है, मेरे पास टाइम बहुत है और आप लोगों को बताने में मुझे अच्छा लग रहा है। हाथ के हाथ प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम जो सीख रहे हैं वो वास्तव में कुछ है कि हवाबाजी है। ठीक है ना गौर साहब? सर जितना दिल से करेंगे उतना समझ आएगा ज्यादा। समझाने वाला दिल से चाहिए ना सर, पेशेंस होना चाहिए सिखाने वाले में भी। और नहीं वो तो है ही, वो आप में वो भरपूर मात्रा में है। दूसरी बात क्या है, उसने स्वयं अनुभव किया हो, एनालिटिकल उसने खुद उसको अनुभव किया हो तो वो आपको एक्सप्लेन कर सकता है। नहीं तो बोला दबाओ आगे बढ़ो, ये दबाओ आगे बढ़ो। एक बात बोलता हूं मैं, ईश्वर ने आपकी बॉडी में सब कुछ दिया है। कोई भी दवा, कोई भी उपचार किसी को ठीक नहीं कर सकता जब तक हमारी बॉडी की इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड ना करे। कोई इलाज सब बेकार है जब तक ये खुद अपने आप ठीक होना ना चाहे। और इसके लिए आपके ब्रेन की पावर बहुत जरूरी है कि आपके अंदर जो थॉट्स हो वो पॉजिटिव हो। सर सर मेरा एक प्रश्न है, क्या मर्मा कैंसर में भी काम आ सकती है? पेशेंट कोई मिला नहीं है अपने को, लेकिन कर तो सकती है। हमें मौका ही नहीं मिला अभी तक काम करने का। तो सना जी ने अभी कैंसर के ऊपर एक कोर्स किया है और अभी कैंसर हॉस्पिटल में जाके हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। इतने सारे कागज लिख चुका हूँ। सर मेरे वो नंदोई का अभी अभी डिटेक्ट हुआ है, आज ही पता चला कि उनको लंग में ग्रोथ है, तो डॉक्टर ने कह दिया है कि कैंसर। तो माय सिस्टर इन लॉ इज वेरी हार्ट ब्रोकन बिकॉज इट इज सो सडन, एवरीथिंग इज वेरी सडन। सो क्योंकि आप जब भी क्लास लेते हैं इतनी पॉजिटिविटी होती है, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे विश्वास हो रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है। मैंने उसे बोला कि आप यू डोंट फील सो हार्ट ब्रोकन, अगर प्रॉब्लम भगवान ने दिया है तो सोल्यूशन भी होगा। मरमा तो करना ही है उनका, अगर आपके हैं तो मरमा तो करना ही है उनका, ठीक है। दूसरा बात, यू शुड हैव टू चेंज द डाइट। उनकी
उनकी डाइट चेंज कर दीजिए, आप ग्लूकोज को ख़त्म कर दीजिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट हटा दीजिए, ठीक है। उनको ले जाइए आप ग्रीन वेजिटेबल्स के ऊपर, फास्टिंग है, ग्रीन वेजिटेबल। एक्चुअली में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है, वो साहब ने पढ़ा होगा, ऑटोफैगी पढ़ा होगा, बिल्कुल। और दूसरा होता है हम हमारा अपने है, आप ही बॉडी को ठीक करेंगे, रिकवर करेंगे। दूसरा होता है हमारी बॉडी में एपोप्टोसिस एक क्रिया होती है, डेट इज कॉल्ड द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। कैंसर क्यों आता है? क्योंकि हमारे किसी कारणों से हमारे जेनेटिक्स में चेंज आया है। जेनेटिक्स में चेंज इतना इजी नहीं आता है। जेनेटिक्स में चेंज कब आता है? जब उसके ऊपर का कैप एपिजेनेटिक अगर आपका डिस्टर्ब हो गया है, देन उसके बाद में आपका जीन एक्सप्रेशन आता है। और जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? आपकी जो सेल साइकिल है वो आपकी इरेगुलर हो गई, एक्सेस आपका मतलब ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। खैर कैंसर की क्लास नहीं है। जो नए जनरेट हो रहे हैं उनकी लाइफ कम है, और जो पुराने हैं वो जल्दी जा रहे हैं। सर नहीं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं सर उसके साथ में, क्योंकि जो हो रहे हैं, साइकिल संगत बना लिया डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, तो व्हाट इज द मेटासिस? मेटासिस जाइए, उसको बगल वाले को पकड़ा, और हमारी बॉडी में एक है एंजियोटेंशन, एंजियोजेनेसिस। वो एंजियोजेनेसिस उस ट्यूमर को जो है ना ब्लड सप्लाई पहुंचा देती है, खाना भी पहुंचा देती है, तो वो ग्रोथ करता है। फिर धीरे से उसको नलियों में जगह दे देती है, एंडोथेलियम से जगह दे देती है उसको, तो ब्लड के साथ आगे बढ़ जाए। तो दैट इज कॉल्ड द मेटास्टेसिस। तो इसमें क्या करिए आप, उनको वेजिटेबल्स पे ले जाइए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा धीरे धीरे घटा के शून्य पे ले जाइए, ग्रीन वेजिटेबल का जूस, क्रूसीफेरस सब्जियां, पत्ता गोभी, ये सारी सब्जियां उनको जैसे भी आप खिला सकते हैं, कच्ची खिलाएं, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद में जो डॉक्टर का चल रहा है दवाई चलने दीजिए, है ना। वो लेकिन वो बोलेगा कि पेपरिन और लेमन जूस कैसा रहेगा? पेपरिन के साथ में सर कुरकुमिन चाहिए। हाँ, कुरकुमिन, पेपरिन एंड लेमन जूस में मिला के चलेगा ना? चलेगा, आंवला हाँ, चलेगा, गर्म पानी में इसको मिला के लें। बिल्कुल चलेगा, क्योंकि कुरकुमिन और पेपरिन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन है, दे वर्क एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है ना। क्योंकि सेल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने का मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में जो एपोप्टोसिस जो क्रिया है वो हमारी बंद हो गई, ठीक है ना। जो नेचुरल सेल डेथ थी वो बंद हो गई हमारी। दूसरा क्या है, जितनी भी हमारी इसमें ऑटोफेगी भी काम नहीं करती, ऑटोफेगी भी इसमें रेजिस्टेंट है, इसके अंदर आपका कीमोथेरेपी भी रेजिस्टेंट है। तो अगर पहचान हुआ है तो डॉक्टर को बोलिए सर आप इनको कोई टारगेटेड मेडिसिन दीजिए इंस्टेड ऑफ द रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, क्योंकि कीमोथेरेपी के भी मतलब बहुत आउटकम्स मैंने देखे नहीं हैं। लेकिन अगर आप ये डाइट चेंज करती हैं, कार्बोहाइड्रेट को कम करती हैं, न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट देती हैं, और पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, मेन चीज़ क्या है, पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप पॉजिटिव उनका रखते हैं और पूरा परिवार अगर पॉजिटिव रहता है तो उम्मीद करते हैं हम कि बहुत अच्छा वो अपने आप को कर सकते हैं, ठीक है। सर आप वो डायरेक्टली आपसे कंसल्टेशन ले सकते हैं ना, आप उनका रिपोर्ट वगैरह सेंड करके? जरूरत ही नहीं बेटर रिपोर्ट की, रहेगा। आपको मैं